नमस्कार, राम राम। देश भर में कांग्रेस के नेता प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी यानी सरेंडर मोदी। सबसे पहले तो पार्टी के युवराज ने, जो कि एंग्री यंग मैन की भूमिका में रहते हैं, आपने देखा होगा उन्हें कि वे बड़े क्रोध में नज़र आते हैं, और उपहास करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र मोदी सरेंडर कर दिया। जब युवराज ने कहा तो उनके चरण कमल में विराजने वाले कांग्रेस के अनन्य कार्यकर्ता और प्रवक्ता नेता बारी बारी से आ गए और कहने लगे, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ये सब जो कहा जा रहा है, इसके पीछे बड़ा लंबा इतिहास है। यह रक्त चरित्र है एक तरह से। ये खानदानी जो विरासत है, जो एक श्रेष्ठता बोध है, जो अहंकार है, जो गुण है, वह परिलक्षित होता है, वह बोलता है, वही बार बार उद्घाटित होता है, वही सामने आता है, वही कुंठा, वही श्रेष्ठता बोध कि भला हम सत्ता से दूर कैसे हैं, इस देश का प्रधानमंत्री मैं क्यों नहीं, या मेरे मातहत का कोई और क्यों नहीं। भला नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री हुआ। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ये जो भाषा है, इस भाषा में और पाकिस्तान की भाषा में कोई अंतर नहीं है। यह देश का विपक्ष है जो यह दावा करता है कि वह उसके साथ, सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ा था, लेकिन नरेंद्र मोदी इतने डरपोक हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। ट्रंप का फोन आया, ये ट्रंप ने स्वयं इनको फोन करके बताया कि मैंने फोन किया था, इसलिए नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। इसकी आज तक कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई है। स्वयं भारत सरकार इसे डिनाय कर चुकी है। अलग अलग मंचों पर यह बात सिद्ध हो चुकी है। अब आप देखिए कि यह सरेंडर करने वाली नीति किसकी रही है, किसने बार बार सरेंडर किया है। जिस 1971 के युद्ध का ये डंका पीटते हैं और छाती पीटते हैं, बार बार सीना ठोकते रहते हैं कि हमने यह किया, दो फाड़ कर दिया पाकिस्तान का, यह बना दिया, वह बना दिया। उस युद्ध में जब सेना ने युद्ध जीत लिया, तब ये 1 इंच भूमि, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उसका 1 इंच, उसकी जो है 1 इंच भूमि नहीं ले सके वापस। उनके हजारों हजार सैनिक न केवल लौटाए, बल्कि अपने जो 54 युद्ध बंदी थे उन्हें भी मांगने की हिम्मत न कर सके, वो भी वापस नहीं ले सके। यानी युद्ध जीतने के बाद भारतीय सेना के तप त्याग से जो युद्ध देश जीता था, उसे युद्ध के जीतने के बाद निगोसिएशन के टेबल पर, वार्ता के मंच पर सरेंडर करके गंवा देने वाला काम इसी सरकार ने किया था। आज उनके ही खानदान के चश्मो चिराग गला फाड़ करके चिल्ला रहे हैं, एक नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात को बताया था, आपके सामने रखी थी यह बात, कि आप इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए। जब पिछली यूपीए सरकार थी, 10 वर्ष तक लगातार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे इस देश में, तब इन्होंने क्या किया था। भारतीय समाज की एक खूबी है, इसे दुर्दशा कहना चाहिए, लेकिन व्यंग्यात्मक लहजे में कहूँगा कि यह स्मृति दोष से पीड़ित है। इतिहास बोध इसका बड़ा खराब होता है, यह पिछली घटनाओं को भुला जाता है, और इसके मन में जरा भी शंका हुई तो तत्काल प्रभाव से जो दुष्प्रचार करते हैं, जो असत्य बोलते हैं, जो मिथ्या प्रचारित करते हैं, और वो बार बार जब करते हैं तो उसकी बात को सच मान लेते हैं, लेकिन पीछे पलट करके नहीं देखते। अधिक पीछे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। 2004 से 2014 के बीच का इतिहास देख लीजिए। इस देश पर दर्जनों आतंकी हमले हुए, भयंकर आतंकी हमले हुए। मुंबई जैसे शहर को दहला करके रख दिया। मुंबई के सबसे पुराने 5 स्टार होटल और सबसे, जिसे हम कहते हैं कि एक लैंडमार्क जैसा है जो मुंबई में ऐतिहासिक विरासत के रूप में वह होटल बना हुआ है, उसे ध्वस्त कर दिया, जला करके भस्म कर दिया, हथगोलों से दाग दाग करके उसके पर कच्चे उड़ा दिए। 167 से 168 लोगों की जान चली गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसी कालखंड में इस देश के अलग अलग शहर पर आतंकी हमले होते रहते थे। दिल्ली, कानपुर, मुंबई, वाराणसी, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई,
ऐसा कौन सा बड़ा शहर था जो छूट गया था? आए दिन लोगों के पर कच्चे उड़ते रहते थे। तब इन्होंने क्या किया? एक गोली नहीं चला पाए थे पाकिस्तान के ऊपर, एक गोली नहीं दाग पाए थे पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन आज ये हल्ला कर रहे हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, जबकि यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से पिटा है और एक स्ट्रेटजिक नीति के तहत, एक सामरिक रणनीतिक पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, उसके तहत भारत ने इस युद्ध को तत्काल प्रभाव से उस समय रोका, लेकिन बार बार इसे दोहराया भी कि इसे समाप्त नहीं किया, स्थगित किया है केवल। यानी भविष्य में अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो उसे सबक सिखाया जाएगा। ये सबक सिखाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार से ही शुरू हुआ है, उसके पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। यही वो लोग हैं जो पिछले दिनों चिल्ला रहे थे, लगातार चिल्ला रहे थे, कितने विमान गिरे, कितने राफेल गिराए, वही भाषा जो पाकिस्तानी बोलते हैं। अब सेना ने शुरू में ही जब ऑपरेशन हुआ था तभी उन्होंने ईमानदारी से कह दिया था कि हमें कुछ लॉसेस हुए हैं, जिसके बाद कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी इस बात को स्वीकारा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने कुछ विमान खोए या हमारे कुछ विमान नष्ट हुए, हमने उसे सुधारा और वापस जो है ठीक किया और पाकिस्तान को सबक सिखाया। युद्ध में भला ऐसा कौन सा देश है जब युद्ध लड़ता है और ऐसा भयानक युद्ध लड़ता है, आसमान में एक दूसरे के विमान आमने सामने होते हैं, मिसाइलें दागी जा रही होती हैं, तब कोई यह कहे कि आपके ऊपर तो कोई नुकसान, आपके ऊपर तो कोई आंच आ ही नहीं सकती। आज रूस देख लीजिए, आज आपके सामने रूस का उदाहरण है। एक इतना बड़ा देश, ऐसी महाशक्ति जो जिसके सामने यूक्रेन की हालत एक बौने देश के बराबर है, लेकिन उसी यूक्रेन ने ऐसा घात लगा करके हमला किया कि रूस के 40 से 41 बॉम्बर्स नष्ट हो गए, हवाई एयर बेसेस को नुकसान हुआ, $7 अरब का नुकसान हुआ है रूस को। उस समय रूस कुछ नहीं कर पाया, उस हमले को रोक नहीं पाया। युद्ध में यह संभव नहीं है। यही जो लोग हल्ला कर रहे हैं कितने राफेल गिराए, कितने जहाज गिरे, उन्हें पलट करके देखना चाहिए कि 1965 और 71 के युद्ध में भारतीय सेना को कितने विमान गंवाने पड़े थे, कितना नुकसान हुआ था। अंततः तो केवल परिणाम जो है वह महत्वपूर्ण होता है। हम गंवाते हैं लेकिन अंततः हम क्या प्राप्त करते हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान को कहीं अधिक, सैकड़ों गुना अधिक नुकसान पहुंचाया है। और आप सब ने यह समाचार भी पढ़ा होगा, जो लोग समाचार पढ़ने के अभ्यस्त हैं उन्होंने यह देख लिया होगा, जान लिया होगा कि जो कुछ भी थोड़े बहुत नुकसान हुए हैं भारत को, वो सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि शुरू में भारतीय सेना अनुमान लगाने से चूक गई। उन्होंने जिस पाकिस्तानी मिसाइल या जो भी मिसाइल जिस भी देश की थी उसके रेंज को, उसका ठीक आकलन नहीं किया था या ठीक अनुमान नहीं था कि वह 120 किलोमीटर की दूरी तक ही आ सकता है। यद्यपि वह जो है 120 नहीं 200 किलोमीटर की रेंज को कवर करने वाली मिसाइल थी, इसलिए जो हैंगर्स में 1-2 विमान रखे हुए थे उन्हें नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो भी इररिपेरेबल नहीं है। ऐसा सेना ने नहीं कहा कि हमने उसे नष्ट होने दिया या दुरुस्त करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आप इस पूरे प्रोपेगेंडा को समझने का प्रयास कीजिए। आप इसे हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए कि जब कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, प्रचारित करता है एक झूठ को, तो समाज का एक हिस्सा उसे सच मानने लगता है। इसी पॉलिसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली पर 10 से 11 वर्ष तक राज किया, क्योंकि वे निरंतर झूठ बोलते थे और पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते थे। यही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, उनके युवराज कर रहे हैं और उनके नेता अन्य जो हैं वो भी कर रहे हैं कि ये प्रचारित कर रहे हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। अब मैं इस पर तो नहीं जाऊंगा कि उनके भीतर प्रधानमंत्री पद का कोई सम्मान नहीं है या उसकी गरिमा नहीं है, गरिमा का भान नहीं है। यह तो कांग्रेस की विरासत नहीं रही है, क्योंकि वह कांग्रेस और विशेष करके खानदान के लोगों के अतिरिक्त किसी और का सम्मान करते नहीं, और जो उनके चेले चपाटी हैं वे भी इसी ढर्रे पर चलते हैं, यही उनकी परिपाटी है। इसलिए हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब लोग कहते हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, तब सच्चाई क्या है इसकी पड़ताल करनी चाहिए। अगर आपको भारतीय सेना पर विश्वास है
तब आप कभी भी इस तरह के स्टेटमेंट को अपने मन में स्थान नहीं देंगे और आप समझेंगे, अगर आपको सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है तब भी, जबकि विश्वास नहीं करने का कोई कारण मैं नहीं देख पाता हूं, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है वह प्रमाण है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। आप सबने भी, यह बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से एक महीना भी नहीं हुआ है उस घटना को, आप सबके सामने सारे दृश्य उपस्थित हैं और दर्जनों पाकिस्तानी पत्रकारों के वीडियोज़ हैं जो स्वयं इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कहां कहां चोट लगी है, कितना अधिक नुकसान हुआ है। इसलिए नाम नरेंद्र काम सरेंडर जैसा कहने वाले लोग, इन्हें बहुत अधिक एंटरटेन नहीं करना चाहिए। आप इनकी रियलिटी, इनकी सच्चाई जानते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।